हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी लेक्चर्स। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी डोसेस कंपेंसेशन के बारे में, और थोड़ा बहुत हम बेसिक जानेंगे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का। ठीक है, कैसे एक्स क्रोमोसोम जो है इनएक्टिवेट होता है। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर सिर्फ आप इसीलिए आए हो कि आपको एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को समझना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, बुक की लिंक होगी। ठीक है, उस बुक में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है जितनी भी अब तक की रिसर्च है। तो उस बुक को आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, एक वास्ट वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेनली एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को, ठीक है, वहां पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है वो टॉपिक। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और हमारी वीडियो आज की डोसेज कंपेंसेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को अगर हमें जानना है तो जैसे कि उसका जो टर्म है, टर्म की जो इटमोलॉजी होती है, उससे हम काफी कुछ इंफॉर्मेशन उस पूरी की पूरी फिनोमेना के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम उसकी इटमोलॉजी से पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं क्रोमोसोम को। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिया हमने क्रोमोसोम। अच्छा, यहाँ पे अगर क्रोमो और सोम, क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड और सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कि अब देखो, अब इस चीज से हमने इंफॉर्मेशन क्या की कि जब भी इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इस जो ये क्रोमोसोम थे ये कलर्ड बॉडी के फॉर्म में माइक्रोस्कोप के अंडर शो हुए थे, इसीलिए इन्हें क्रोमोसोम टर्म दिया। ऐसी अच्छा, अब इसकी जरा हम इटमोलॉजी को देखते हैं, यानी कि इसका जो टर्म है वो क्या बोलता है। तो देखो, डोसेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, या आप कह सकते हो जीन कितनी कॉपीज में प्रेजेंट है, उससे आप बोलोगे डोज। ठीक है, डोज बोलोगे उससे। और कंपेंसेट का मतलब, कंपेंसेशन का मतलब है कि वो जो डोज है अगर ओवर प्रोड्यूस हो रही होगी तो हम उसे कम कर दें, अगर कम प्रोड्यूस हो रही होगी तो हम उसे हाइपर प्रोडक्शन पे ले जाएं। यानी कि किसी भी प्रोटीन के प्रोडक्शन की जो डोज है अगर हम उसे कंपेंसेट करते हैं, अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे कम करेंगे, और अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे हाइपर एक्टिव में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो ऐसे जब हम किसी चीज, किसी डोज को कंपेंसेट करते हैं जीन या प्रोटीन की, तो उसे हम बोलते हैं डोसेज कंपेंसेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि दो सेल हैं, ठीक है, उसमें दो, इसमें सपोज करते हैं इसमें दो एक्स क्रोमोसोम हैं, इसमें वाई, ये ह्यूमन के एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा वाई क्रोमोसोम जस्ट एक मेल फैक्टर है। ठीक है, और इसमें वो इतने सारे जीन्स भी नहीं होते, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, 100 की अप्रोक्सीमेटली जीन होती है। अब यहाँ पे बात आती है, देखो डिफरेंस किसका है, एक्स क्रोमोसोम का। यहाँ पे सपोज करते हैं अगर एक एक्स क्रोमोसोम से हमारी ए अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, और एक और बात, इस सेल के लिए जो सर्वाइवल है उसके लिए ये ए अमाउंट ऑफ प्रोटीन सफिशिएंट है। ठीक है, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसका जो एग्जांपल है हम वो ह्यूमन सेल में देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेल के केस में एक जो क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, उससे जो डोज प्रोड्यूस होती है प्रोटीन की, उससे इजीली सेल सरवाइव कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे फीमेल में अगर हम देखें, फीमेल के केस में देखो यहाँ पे सेल को कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन जरूरी है, ए डोज जरूरी है। ठीक है, उतनी सफिशिएंट है। और एक और बात, अगर सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हो प्रोटीन, या सफिशिएंट अमाउंट से कम प्रोड्यूस हो रही हो प्रोटीन, तो वैसे में डिजीज बॉर्न होगी, सेल माल फंक्शन करेगी, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितनी की जरूरी कितनी है, उससे सिर्फ ए डोज जरूरी है जो कि सफिशिएंट है, इनफ है। और देखो, किसी भी प्रोटीन का कंसंट्रेशन का ऑस्मोसिस, कोई भी फिनोमेना हो, उसका एक होमियोस्टेसिस में रहना, एक बिल्कुल बैलेंस में रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसके लिए जो जितनी प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, जितनी भी मैकेनिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, सब वो सभी एक होमियोस्टेसिस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एक बिल्कुल कंट्रोल्ड फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। सेल को जरूरी कितने की प्रोटीन अमाउंट की है, सिर्फ ए प्रोटीन अमाउंट, जो कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम से प्रोड्यूस हो सकती है, दूसरे की जरूरत नहीं है।
तो इस सिचुएशन में करेगी क्या? अच्छा, अगर यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो सेल करती क्या है? इनएक्टिवेट करती है। क्या किया इसने? डोज को कंपेंसेट किया, मतलब कि जहां पे ज्यादा डोज प्रोड्यूस होती उसको इसने बैलेंस अमाउंट्स में ला दिया। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे हम? डोसेज कंपेंसेशन। अच्छा, और एक और बात, जैसे कि सपोज करते हैं कहीं पे अगर जो कहीं पे हो गया, जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे अगर हम ड्रोसोफिला का केस लें, ठीक है, मेल में सपोज करते हैं इसका हो गया क्रोमोसोम जीनोटाइप XY, फीमेल का हो गया XX। ठीक है, अब ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है? ड्रोसोफिला में सेल को सर्वाइव के लिए जरूरी है उतनी प्रोटीन अमाउंट जो कि दो एक्स क्रोमोसोम से प्रोड्यूस होती हो। जैसे कि 2 एक्स क्रोमोसोम से 2A अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है और इतनी ही इसे जरूरी भी है। तो यहाँ पे करेगी क्या सेल? यहाँ पे तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसको हाइपर एक्टिव करेगी, यानी कि इससे जितनी एक नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन बन रही होगी उसको डबल करेगी, उसको हाइपर एक्टिवेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? डोज को कंपेंसेट करना, यानी कि अगर डोज प्रोटीन की डोज अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कम करना, अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो ज्यादा प्रोड्यूस करना। वो डिपेंड करता है कि सेल के सर्वाइवल के लिए कितनी डोज जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी जरा वे देखते हैं कि ये जो डोसेज कंपेंसेशन है ये कितनी अमाउंट में कितने वे में हो सकता है। ठीक है, उससे पहले देखो, डोसेज कंपेंसेशन से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या कि ये जो डोज है, ठीक है, डोसेज कंपेंसेशन में ये जो डोज टर्म आता है, ठीक है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जरा इसे देखते हैं। देखो, किसी भी प्रोटीन की जो डोज है, यानी कि जैसे कि जीन हुआ, ठीक है, कोई जीन हुआ, डोज, इससे यहां पे मैं बताने वाला हूं डोसेज इफेक्ट के बारे में। डोसेज इफेक्ट के बारे में। अच्छा, डोसेज इफेक्ट क्या होता है? डोसेज इफेक्ट होता है when the expression of a particular gene or particular phenotype depend on the amount or dose of a particular protein। यानी कि जैसे कि देखो, अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रोसोफिला में बार फिनोटाइप होता है। बार मींस होता है नैरो आई। ठीक है, एक बार प्रोटीन होती है जो कि नैरो आईज के लिए रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, ड्रोसोफिला में जो एक वाइल्ड टाइप कैरेक्टर होता है आईज के लिए, आई शेप के लिए, वो होता है राउंड शेप का। ठीक है, और जो आप कह सकते हैं कि रिसेसिव ट्रेट होता है वो होता है बार फिनोटाइप, नैरो आईज के लिए। ठीक है, नैरो शेप आईज के लिए। अच्छा, डोसेज इफेक्ट कैसे शो होता है उसे देखते हैं। इस चीज का जो एक्सपेरिमेंट था वो ब्रिज ने किया था। आप इस चीज को पता है कहां पढ़ सकते हो? आप इस चीज को पढ़ते हो जब क्रोमोसोमल एब्रेशन का जो एक टॉपिक है वहां पे डुप्लीकेशन आता है। ठीक है, डुप्लीकेशन एक टॉपिक आता है, वहां पे शो होता है ये डोसेज इफेक्ट। अच्छा, देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग आर जीन है जो कि ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल में, जो कि एक राउंड आई शेप के लिए रिस्पांसिबल है, और एक नॉर्मल वे में बार प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये चूंकि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये खुद को शो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये खुद को शो नहीं कर सकता। सपोज क्या, ये जो बार जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम के 16A सेगमेंट से फॉर्म होती है। 16A सेगमेंट का मतलब क्या पता है? मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैं अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, कॉलेज सेकंड ईयर में, बट जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास मतलब कि मैं पढ़ रहा था, जस्ट किताब से पढ़ रहा था, तो वहां पे शायद कुछ टर्म मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा टर्म था कि 12p11.2.1 डिलीशन सिंड्रोम। अच्छा, ऐसी फिनोमेना थी, उसमें से इतना लिखा था। इसका मतलब अब यहाँ पे लिखा था कि वो जो सिंड्रोम है, ठीक है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, वो जो पर्टिकुलर सिंड्रोम है आप इससे सीखोगे भी। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जो पर्टिकुलर सिंड्रोम है वो इस सेगमेंट के डिलीट होने से बनता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज ना तो मुझे वेब में मिली, मैं ढूंढता रहा गूगल पे। ठीक है, तो फिर जाके एक बुक में मिली थी मुझे, क्या
जैसे कि यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन में जो 20 जैसे कि 23 पेयर्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पी का मतलब होता है यहाँ पे स्मॉल आर्म, ठीक है, पी का मतलब होता है स्मॉल आर्म और क्यू का मतलब होता है लॉन्ग आर्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रहा हमारा क्रोमोसोम, यहाँ पे है सेंट्रोमियर, तो ये होगी हमारी पी आर्म, ये होगी क्यू आर्म। पी का मतलब होता है पेटीट, पेटीट का मतलब होता है स्मॉल, और उसके बाद जस्ट एक नॉर्मल पी क्यू, क्यू के लिए उन्होंने एक लार्ज जो इसकी आर्म है, बिग आर्म, उसके लिए क्यू यूज करते हैं, और जो स्मॉल आर्म होती है उसके लिए पी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, और 11th का जैसे कि जब भी हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो वहां पे ऐसे बैंड होते हैं, ठीक है, बैंड, और फिर उन बैंड के सब बैंड भी होते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा 16 नंबर ऑफ, जैसे कि ये 11th नंबर ऑफ बैंड है, तो इसमें 2 नंबर ऑफ 12th नंबर ऑफ सब बैंड, इसी का देखो ये है 11th नंबर ऑफ बैंड और ये है इसका सेकंड नंबर ऑफ सब बैंड, ठीक है, ऐसे ही कुछ करके होता है। हाँ, तो 16A का मतलब हुआ एक्स क्रोमोसोम में, देखो 16A का मतलब हुआ एक्स क्रोमोसोम में जो 16 बैंड होता है उसका ए फ्रेगमेंट, ठीक है। अगर हाँ, हम उसी की बात कर रहे थे, सॉरी, इस चीज को हटाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, पता चला कंफ्यूज भी हो गए, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे बार फिनोटाइप और डोसेज इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो वहां पे चलते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे होता क्या है, एक नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे प्रोटीन्स बन रही है, राउंड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट है, तो चूंकि ये ही शो होगी डोमिनेंट है, ठीक है, और ये रेसेसिव है, ये भी अपना नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये फैक्टर शो नहीं करेगा। अच्छा, अब सीवी ब्रिज ने क्या देखा कि अगर ये जो 16A क्रोमोसोमल सेगमेंट है जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो वो अगर डबल बार, वो अगर एक से ज्यादा बार रेप्लिकेट कर रहा है, या सॉरी एक से ज्यादा बार उससे प्रोटीन्स बन रही हैं, एक से ज्यादा उसकी कॉपीज प्रेजेंट है और उससे प्रोटीन बन रही है, अगर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा बन रही है, तो ये जो बार फिनोटाइप है भले ही रेसेसिव है, हमें पता है रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है, बार कैरेक्टर रेसेसिव है, लेकिन अगर बार प्रोटीन एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में बने तो फिर ये डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह शो करेगा खुद को, और यही है डोसेज इफेक्ट, यानी कि इस किसी जीन का एक्सप्रेशन उसकी प्रोटीन की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता हो। देखो यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट बढ़ी, बार प्रोटीन की अमाउंट बढ़ी, 16A क्रोमोसोम की ज्यादा कॉपीज थी या उससे ज्यादा बार, उससे और स्पीड में उसकी रेट बढ़ी, उससे प्रोटीन जल्दी जल्दी बनी, या फिर उसकी कॉपीज ज्यादा थी तो वैसे प्रोटीन ज्यादा बनी। तो अगर इसकी प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा हो गई या कॉपीज की अमाउंट ज्यादा हो गई तो ये खुद को एक डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह शो करेगा, और यही होता है डोसेज इफेक्ट, ठीक है। एक बहुत ही थोड़ी मतलब अच्छा लगा डोसेज इफेक्ट, अगर डोसेज कंपेंसेशन की बात, और एक और बात, ये जो डोसेज इफेक्ट है ये डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह होता है ना, डोमिनेंट फैक्टर की तरह होता है, क्यों, क्योंकि अगर डोज बढ़ रही है तो उसे डोमिनेंट की तरह शो करेगा, इसलिए ये जो डोसेज इफेक्ट होता है, डुप्लीकेशन होता है या डोसेज इफेक्ट आप कह सकते हो, वो एक डोमिनेंट फैक्टर की जैसे वर्क करता है, ठीक है। और जो हमारा डिलीशन होता है, ठीक है, ये हम क्रोमोसोमल एब्रेशन के टाइम पे पढ़ते हैं, जो डिलीशन होता है वो एक रेसेसिव फैक्टर के जैसे वर्क करता है, ठीक है, इसी के याद रखना। अच्छा, हम फिर से चलते हैं, सॉरी, डोसेज कंपेंसेशन कितने वे में हो सकता है, डोसेज कंपेंसेशन है वो कितने वे में हो सकता है, ठीक है। डोसेज कंपेंसेशन मतलब कि जो डोज प्रोड्यूस हो रही है किसी भी प्रोटीन की उसको कंपेंसेट करना, दो वे में हो सकता है ये। पहला तो है हाइपर प्रोडक्शन, ठीक है, पहला क्या है हमारा हाइपर प्रोडक्शन, और दूसरा है हमारा हाइपो प्रोडक्शन, हाइपो प्रोडक्शन। अच्छा, हाइपर प्रोडक्शन कब होगा, जब किसी जो प्रोटीन की जो सॉरी प्रोटीन की अमाउंट जो सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, अगर वो कम है तो हम उसे ज्यादा करेंगे, यानी कि उसका हाइपर प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा,
और अगर किसी प्रोटीन की अमाउंट कम फॉर्म हो रही है, सॉरी ज्यादा फॉर्म हो रही है, तो हम उसे हाइपो प्रोडक्शन पे ले जाएंगे ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, कितने वे हैं? दो वे हैं हमारे पास, एक तो है हाइपर प्रोडक्शन के थ्रू और दूसरा है हाइपो प्रोडक्शन के थ्रू। दो वे हैं जिससे कि डोसेस कंपेंसेशन हो सकती है। देखो ये सभी चीजें मैं खुद के अपने जो भी मैंने एक्सपीरियंस मैंने अभी सीखा, अभी तो सीखा यार, क्या एक्सपीरियंस है, सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ अभी, कहाँ से एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, हाँ तो बुक में नहीं मिलेगा शायद, मैं अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसी से समझा रहा हूँ आपको, समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक समझ में आना चाहिए। अच्छा, दो वे में हो सकता है, पहला है हाइपर प्रोडक्शन, फर्स्ट है हमारा हाइपो प्रोडक्शन। अगर कहीं पे प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हम उससे हाइपो प्रोडक्शन पे ले जाएंगे जिससे वो कंट्रोल्ड हो जाए। अगर किसी प्रोटीन की अमाउंट कम फॉर्म हो रही है तो हम उसे हाइपर प्रोडक्शन में ले जाएंगे नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेल को कितनी प्रोटीन अमाउंट नीडेड है। अगर कम प्रोड्यूस हो रही है और उससे ज्यादा नीड है तो बढ़ा दीजिए उसको, अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उतनी नीड नहीं है तो उसे कम कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ डोसेस कंपेंसेशन। अच्छा, हम इसके एग्जांपल देखते हैं, हाइपर प्रोडक्शन कैसे होता है और हाइपो प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इस चीज का हम देखो हाइपो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन को कम करना, इसको तो हम मैमल्स में देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ये जो टॉपिक है बहुत ही चर्चा में रहता है। कौन सा? एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, उससे जो प्रोटीन की डोज बन रही है उसको कम कर दिया जाता है, तो हुआ क्या हमारा हाइपो प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, और एक ड्रोसोफिला के केस में वहां पे जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन नीडेड होती है। मेल के केस में चूंकि एक ही क्रोमोसोम होता है। अच्छा, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं हम यहाँ पे हाइपर प्रोडक्शन कैसे होता है उसे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रोसोफिला की दो हमने सेल्स ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो सेल्स हैं हमारे पास, एक है मेल सेल और दूसरी फीमेल सेल। मेल सेल में XY, फीमेल सेल में XX। हालांकि इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड नहीं करता कि उसमें XY क्रोमोसोम है XX क्रोमोसोम है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जेनेटिक बैलेंस पे, यानी कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की अमाउंट कितनी है, उसका रेशियो कितना है, उस पे डिपेंड करता है ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि हम जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और उसका जो मॉलिक्यूलर बेस है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिक। चलो हम देखते हैं हाइपर प्रोडक्शन कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे ड्रोसोफिला के केस में सेल को नीड इतनी प्रोटीन्स की होती है जो कि दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि 2A प्रोटीन। ठीक है, 2A यानी कि इसे नीड कितनी है, उतनी नीड है जो कि दो एक्स क्रोमोसोम से प्रोड्यूस हो रही हो। बट मेल के केस में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे सेल करती क्या है, यहाँ पे सेल करेगी कि इसका जो प्रोडक्शन है इसे डबल करेगी, यानी कि हो क्या रहा है, हाइपर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हाइपर प्रोडक्शन, यहाँ पे जरूरत कितनी थी, डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन की नीड थी और हमारे पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था, तो उसने किया क्या, इसको डबल कर दिया, हाइपर प्रोडक्शन में जा रहा है, हाइपर प्रोडक्शन किया इसका। अच्छा, हाइपर प्रोडक्शन इसमें होता कैसे, उसे जरा समझते हैं, थोड़ा बहुत हम इसका मॉलिक्यूलर बेसिक भी देख लेंगे। ठीक है, डोसेस कंपेंसेशन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं हाइपर प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलो हम किसमें देखेंगे भाई, मेल के केस में हमें देखना है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसका हाइपर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना, जो कि फीमेल के केस में तो दोनों अपना रेगुलर सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये हाइपर प्रोडक्शन में कैसे जा रहा है उसे देखते हैं। अच्छा, ये रहा उसका सपोज, जैसे हम सिर्फ पूरा बिल्कुल एग्जांपल पूरा बिल्कुल वो नहीं बनाएंगे स्ट्रक्चर, बहुत सिर्फ समझने के लिए समझेंगे। ठीक है, तो देखो हाइपर प्रोडक्शन का मॉलिक्यूलर बेसिक होता क्या है, यहाँ पे एक साइट होती है। देखो हाइपर प्रोडक्शन के लिए इसमें कुछ यहाँ पे जो नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं उनमें से एक है आपका ROX1 और एक होता है आपका ROX2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन्स भी MSL प्रोटीन्स, ये कि यहाँ पे MSL 1 2 3 4 5 प्रोटीन्स मिलके एक MSL कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी सभी फैक्टर्स हैं ये करते क्या हैं
कि ये CES साइट पे क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की, उसी एक्स क्रोमोसोम की जिसको हमें हाइपर एक्टिवेट करना है, उसकी CES यानी कि सेंट्रोमियर एंट्री साइट, सॉरी क्रोमेटिन एंट्री साइट, सॉरी बहुत बहुत सॉरी, यहाँ पे इसका फॉर्म होता है क्रोमेटिन एंट्री साइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ROX1 ROX2 और MSL प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ से, इसमें बहुत सारी साइट्स होती हैं, ठीक है। CES ये बहुत सारी साइट्स होती हैं होल क्रोमोसोम में। ये करते क्या है, इन्हीं साइट पे ये सभी बिल्कुल बाइंड होने लगते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बाइंड होने लगते हैं सभी साइट पे। तो इनके बाइंडिंग की वजह से होता क्या है कि जो इस एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा था प्रोटीन, वो अब हाइपर एक्टिवेशन में चला जाता है, ठीक है, और डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे होता है हाइपर एक्टिवेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसे हाइपो एक्टिवेशन को देखते हैं, थोड़ा बहुत हम इसमें जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है उसे भी हम समझ लेंगे, ठीक है, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड होगा। तो अच्छा समझते हैं हम हाइपो प्रोडक्शन कैसे होता है। हाइपो प्रोडक्शन अभी हमने समझा था कि सेल को, ह्यूमन सेल में नीड कितनी प्रोटीन्स की है, सिर्फ इतनी प्रोटीन्स की है जो कि एक एक्स क्रोमोसोम से बन रही हो। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो एक को ही इनएक्टिवेट कर देगी, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन था उसे कम कर दिया, उसे हाइपो प्रोडक्शन में ले गई सेल। अब देखते हैं कि इस एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता कैसे है। और एक और बात, ये जब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है तो ये या तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, कॉमन वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको देखने के लिए मिल सकता है, और इसे हम बोलते हैं बार बॉडी। ये चीजें नॉर्मली सभी को पता होती हैं, ठीक है ना, बार बॉडी बोलते हैं, जैसे कि बार और बर्टन, क्या नाम था उसका, इसे क्या पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हो, बार एंड बर्टन, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। बार बॉडी के फॉर्म में शो होता है जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता कैसे है। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता कैसे है, कब होता है, यानी कि लाइफ स्टेज में, जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की बात ही कर रहे हैं तो ह्यूमन का ही लेंगे, तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में कब कब वो जो एक्स क्रोमोसोम है कब कब वो एक्टिव होगा, कब कब इनएक्टिव होगा, ठीक है, उसे भी देखेंगे हम। अच्छा, और एक और बात देखो, पहले बता दूं, जब जैसे कि सपोज करते हैं सुमेट, जो हमारी जो क्या होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म और ओव क्या होता है वो, अरे ओव्यूम का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, वहां पे जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक इनएक्टिव अमाउंट, सॉरी इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, लेकिन जब उसकी लेट एस फेज आती है, यानी कि जब वो मियोसिस में जाता है और सॉरी जब वो इंटरफेज पे होता है, वहां पे कौन कौन सी S1 सॉरी G1 S G2 M G0 ये सभी स्टेज होती हैं, है ना, नॉर्मली पता होता है सभी को। तो वो जो एस फेज होती है उसकी बिल्कुल लेट स्टेज पे ये जो है, जो हमारा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है ये एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव होता है। और जब देखो एक बार फिर से ये इनएक्टिव हुआ, अच्छा अब ये जैसे कि यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्म हुआ हमारा, ठीक है, स्पर्म और एग फॉर्म हुए, ये जो जर्म लाइन है इसमें दोनों में एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा, दोनों में एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा, लेकिन जब ये कौन सी 2 सेल स्टेज पे होता है तो ये फिर से इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर से इनएक्टिव होता है। और ब्लास्टोसिस्ट पे आते आते फिर से एक्टिव होगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में जाते जाते एक्टिव होता है। अब ब्लास्टोसिस्ट, जब ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट ये जो स्टेज होती है, यहाँ पे डिसाइड होता है, क्लियरली डिसाइड होता है कि किस एक्स क्रोमोसोम को हमें इनएक्टिव करना है और किसको एक्टिव रखना है, ठीक है। इससे हम अभी इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि देखो जब स्पर्म और एग फॉर्म होते हैं तो उसकी लेट एस फेज पे फिर से एक्टिव हो जाता है एक्स क्रोमोसोम, और जब अर्ली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है तो उस स्टेज में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, उस क्रोमोसोम में सॉरी उस स्टेज में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है।
हम देखते हैं जरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में जितने भी स्टेप हैं उनको जरा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने वाली होगी। इसमें देखो 4 फेज होते हैं मेनली। सबसे पहली तो होती है इसकी काउंटिंग, यानी कि कितने, देखो अच्छा एक और मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि सेल में चाहे हमारे 2 एक्स क्रोमोसोम हो, तब एक एक्टिव रखना है हमें, एक तो एक्टिव रखना ही है, हमेशा एक्टिव रखना है। 3 हो तब हमें एक को एक्टिव रखना है, 2 को इनएक्टिव कर दो। 4 हो तब हमें एक को एक्टिव रखना है, 3 को इनएक्टिव कर दो, ठीक है, ऐसे इनएक्टिव कर दो। अच्छा तो पहली जो स्टेप होती है वो काउंटिंग, यानी कि कितने एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल में, और दूसरी होती है चॉइस, यानी कि किस क्रोमोसोम को हमें एक्टिव रखना है और कौन से एक्स क्रोमोसोम को हमें इनएक्टिव करना है, ठीक है। थर्ड होती है इनएक्टिवेशन की, ये अब इनएक्टिवेशन होगा कैसे उसकी, और फोर्थ रहती है मेंटेनेंस स्टेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंटिंग की, कि काउंटिंग होती कैसे है, काउंटिंग होती कैसे। देखो काउंटिंग ऐसे नहीं होती कि भाई सेल गिन रही हो कि हाँ भाई एक एक्स क्रोमोसोम है कि 2 है 3 है, ऐसी काउंटिंग नहीं होती सेल में, न्यूमेरिकल काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ करेगी क्या कि अपने एक एक्स क्रोमोसोम में कुछ ऐसे चेंजेस करेगी, कुछ भी करेगी कि वो अपना उसका एक्टिव रहे, और बाकी जितने उसे बाकी से मतलब नहीं है वो बाकी सभी को इनएक्टिवेट कर देगी, ठीक है, एक उसका एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा काउंटिंग में होता क्या है, काउंटिंग में होता क्या है, देखो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, जो मेन जो इसके टॉपिक्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उनको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन एक ऐसा टॉपिक जिस पे रिसर्च चल रही है, बिल्कुल लगातार चल रही है, अभी पूरा उसका पता भी नहीं चला है कि होता कैसे है, हर चीज कैसे होती है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। अच्छा देखो तो काउंटिंग के लिए एक साइंटिस्ट थे 1980s के समथिंग मॉडल दिया गया था, वो थे रेस्टेंस, ठीक है, रेस्टेंस ने अपना मॉडल दिया था ब्लॉकिंग फैक्टर के लिए। काउंटिंग में होता क्या है, काउंटिंग में देखो उन्होंने बताया क्या था, रेस्टिंग ने अपना एक ब्लॉकिंग फैक्टर मॉडल दिया था उन्होंने, ठीक है, अपना ब्लॉकिंग फैक्टर उन्होंने मॉडल दिया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि जैसे सेल में सपोज करते हैं हम 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो उन्होंने बताया क्या कि देखो ब्लॉकिंग फैक्टर भी पता नहीं है कि कौन सी प्रोटीन है, क्या हार्मोन है, कौन से एंजाइम है, क्या क्या है भाई, ब्लॉकिंग फैक्टर के बारे में अभी उतना ज्यादा पता नहीं है। अपनी हालत पता है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में अभी वैसी है जैसी मेंडल की कैसी थी जब उसने जेनेटिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंट किए थे तब उसकी उसने बताया क्या था कि हाँ कुछ फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जीन जो उसका फिनोटाइप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने उसका नाम फैक्टर दे दिया था। बाद में हमें पता चला कि भाई जीन होता है वो उस फैक्टर का नाम है ना। अभी हम इसे क्या कह रहे हैं, ब्लॉकिंग फैक्टर। कोई ना कोई प्रोटीन होगी, एंजाइम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने रास्टेंस ने क्या बोला कि जो सेल है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लॉकिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करती है जो कि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट होने से रोक सकते हैं और बाकी जितने भी एक्स क्रोमोसोम होंगे भाई इतनी अमाउंट ही ब्लॉकिंग फैक्टर की प्रोड्यूस हो रही है जो कि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम को स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही एक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट करने से रोक लेंगे। सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ जो ब्लॉकिंग फैक्टर है वो प्रोड्यूस हो रही है, बाकी से नहीं रोक पाएंगे तो बाकी रोक के जाएंगे, बाकी हमारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे और एक ही एक्स क्रोमोसोम में ब्लॉकिंग फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारा एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये उन्होंने दिया था काउंटिंग का। ऐसे काउंटिंग होगी भाई साहब कि कितना एक हमारा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा, बाकी जितने भी हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि उनमें ब्लॉकिंग फैक्टर ही नहीं है। ब्लॉकिंग फैक्टर एक सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ रहा है जो कि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो सकता है, तो इसने सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट होने से रोक दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया और बाकी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी मैकेनिज्म आती है वो है चॉइस का स्टेप। देखो चॉइस जो होती है
कि यानी कि एक्स क्रोमोसोम को कौन से एक्स क्रोमोसोम को हमें इनएक्टिव रखना है, सॉरी इनएक्टिव करना है, और कौन से एक्स क्रोमोसोम को एक्टिव रखना है। इस चीज के लिए जो चॉइस जो स्टेप है ये रैंडमली होता है। उस चीज के लिए एक हाइपोथेसिस भी थी जिससे कि हम लेवंस हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो द प्रोसेस ऑफ एक्स क्रोमोसोम और यू कैन से द चॉइस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज रैंडम, यानी कि सेल रैंडमली डिटरमाइन करती है कि कौन से क्रोमोसोम को हमें इनएक्टिव कर देना है, कौन से एक्टिव रहेगा। ठीक है, इस चीज को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले लो, कैलिको कैट होती है। ठीक है, कैलिको कैट, उसमें होता क्या है कि हाफ कुछ बॉडी में जिसकी कहीं कहीं पे ऑरेंज पैचेस होते हैं, कहीं कहीं के ब्लैक पैचेस होते हैं, काले काले धब्बे, कहीं कहीं के ऑरेंज धब्बे, सफेद धब्बे। तो वैसे में वैसे में हुआ कैसे, सपोज करते हैं कि जैसे कि उसकी बॉडी के पार्ट्स की जो सेल्स थी, जैसे कि उसमें चलो हमने 4 सेल्स ले ली, इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है ये ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सपोज करते हैं जैसे कि किसी सेल में, किसी पार्ट की सेल में अगर ये क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया तो ऑरेंज प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ऑरेंज पैचेस प्रोड्यूस होंगे, है ना, ऑरेंज पैचेस प्रोड्यूस होंगे बॉडी पे। अच्छा, कहीं पे अगर ऑरेंज इनएक्टिवेट हो गया तो ब्लैक पैचेस प्रोड्यूस होंगे। ऐसे रैंडमली जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है वो होता है। इसी वजह से कैलिको कैट में अलग-अलग डिफरेंट पैचेस शो होते हैं। ठीक है, ये लेवंस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती थी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि ये एक और एग्जांपल था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, G6PD एंजाइम का। ठीक है, वहां पे बाद में जाएंगे। हमें समझना है चॉइस जो कि रैंडमली होती है लेवंस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अब हम इसके मेन फैक्टर पे तीसरे पे जाएंगे, इसका इनएक्टिवेशन कैसे होता है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है इनएक्टिवेशन का स्टेप। ठीक है, सब जैसे कि ये रहा हमारा एक्स क्रोमोसोम, इसके लार्ज जो आर्म है वहां पे एक सेंटर होता है जिसे कि बोला जाता है एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, XIC, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। और वहां पे एक जीन होता है जिसे कि जिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उससे एक लॉन्ग नॉन कोडिंग जो आरएनए होता है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये नॉन कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो आरएनए है इससे प्रोटीन नहीं बनेगी, ये ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी यार। ठीक है, तो ये जो जिस्ट होता है, ये जो जीन होता है, ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए प्रोड्यूस करता है जो कि इस होल एक्स क्रोमोसोम के अराउंड रैप्ड कर लेता है, जिससे कि ये होता क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनली अब तो जिससे कि होता क्या है कि इसे अब एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसमें जो जीन्स हैं उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता और ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कौन सा इसके लिए रिस्पांसिबल है, जिस्ट, यानी कि एक्स इनएक्टिवेशन ऐसी सेंसिटिव ट्रांसक्रिप्ट इसका फुल फॉर्म होता है जिस्ट। उससे जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए बनता है वो रिस्पांसिबल होता है होल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के लिए, क्योंकि ये राउंड ऑल अराउंड रैप्ड हो जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहां पे होता है, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर पे। और एक और इसका जिस अपोजिट होता है एक जीन, अपोजिट क्या, जैसे कि कोई जीन है, ठीक है, इसका इस साइड जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो हो जाता है जिस्ट, और इस साइड ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो होगा T6 हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड से अपोजिट जो जीन जो होता है, जो अपोजिट प्रोटीन्स बनती है, जैसे कि T6 जो आरएनए होता है, ठीक है, वो स्टॉप करता है, यानी कि वो इनएक्टिवेशन होने से स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे, जैसे कि जो देखो ये जो जिस्ट, ये जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है, ये सिर्फ एक ही प्रोटीन से बन पाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे प्रोटीन, दूसरे क्रोमोसोम में वो ब्लॉकिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये एक्टिव ही रहेगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात में ये भी देख लेते हैं जरा, जैसे कि यहाँ पे आपका जिस्ट ये जो जीन है, सबसे जो प्राइमरी स्टेज होती है वहां पे ये पीओ प्रमोटर से बनता है, जिसकी इसका अनस्टेबल आरएनए जो स्ट्रेन है वो फॉर्म होता है, जो कि डिग्रेड हो जाता है। बट बाद में जब ये P1 और P2 प्रमोटर से फॉर्म होता है, जो नॉन कोडिंग आरएनए, वो एक स्टेबल फॉर्म होती है जो कि यूज होती है एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करने में। ठीक है, अच्छा इनएक्टिवेशन हो गया। अब इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, मेंटेनेंस में देखो, मेंटेनेंस में ये जो जिस्ट
जीन से जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए बन रहा है फिर उसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां पे कि ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए प्रेजेंट नहीं भी था, तब भी वो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट स्टेट में था। कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे कुछ फंक्शन करते हैं हमारे एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस यानी कि हिस्टोन में मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को, यानी कि वो मेंटेनेंस करते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव स्टेट में ही रहे, एक्टिव ना हो। तो वैसे कुछ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस के नाम हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि पहला हो गया हमारा H3K9 मेथाइलेशन, ठीक है, H3K27 मेथाइलेशन। अच्छा देखो, मेथाइलेशन सप्रेशन के लिए भी रिस्पांसिबल होता है और एक्टिवेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। एक्टिवेशन में H3K4 मेथाइलेशन, ठीक है, H3K37 मेथाइलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये H3 प्रोटीन में जो 9th पोजीशन पे जो लाइसिन है उस पे जो मेथाइलेशन हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है। H3K9 मेथाइलेशन यानी कि H3 हिस्टोन प्रोटीन्स पे 9th पोजीशन पे जो लाइसिन है जब उसका मेथाइलेशन होगा तो वो जीन को सप्रेस कर देगा। ऐसे ही जब H3 हिस्टोन पे जब 27th लाइसिन पे जब मेथाइलेशन होगा तो वो भी सप्रेस करेगा, ठीक है। पहला तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ये रहा, और जो हमारा दूसरा एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो है H2A हिस्टोन का यूबिक्विटिनेशन करना, ठीक है। और तीसरा जो हमारा एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो है H3 प्रोटीन को डीएसिटाइलेट कर देना है। जो एसिटाइलेशन होता है वो जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, उसके लिए वीडियो पहले से चैनल पे है, ठीक है। बट अगर हम किसी प्रोटीन को डीएसिटाइलेट कर दें तो उसका सप्रेशन होगा। और जो चौथा हमारा मॉडिफिकेशन होता है वो जो सीपीजी आइसलैंड होते हैं उनमें मेथाइलेशन होता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम में सीपीजी आइसलैंड का मतलब क्या होगा? जैसे कि कोई जीन है तो उसमें साइटोसिन ग्वानिन जैसे रिपीट सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानिन आइसलैंड। तो जब वहां पे मेथाइलेशन होता है वो भी मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसे और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एपिजेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है वो ये देखो, नॉर्मल न्यूक्लियोसोम में होता क्या है? H2A स्ट्रेन होता है, बट यहाँ पे जब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है तो वहां पे एक और दूसरा स्ट्रेन जो है पाया जाता है, उसे बोलते हैं मैक्रो H2A 1.2 स्ट्रेन प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ H2A स्ट्रेन पे, ठीक है। तो ये कुछ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को मेंटेन करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगी भाई, आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ भी। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।